बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल है आपका। मेरा नाम मुबश्शिर अहमद और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर अहमद। बेटा आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 8 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लेक्चर नंबर 8 है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेटा इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। आपने एक एक चीज़ जो एमसीक्यूज़ में आती जाएगी आपने निशान लगाते जाना है। आज वाले आर्टिकल में एमसीक्यूज़ थोड़े से ज़्यादा हैं और शॉर्ट क्वेश्चन एक दो हैं, तो आपने उसको नोट कर लेना, ठीक है। इसमें वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, वो क्या होता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जी बेटा हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा पहले तो ना इसका मतलब आप समझें। हमने पढ़ा है, चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है जी, चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, चार्ज। ये तो सब बच्चे जानते हैं। बेटा ज़रा नोट करें, फ्लक्स एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इट इज़ अ लैटिन वर्ड। ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है। फ्लक्स एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है फ्लक्स का। फ्लक्स का मतलब है बेटा टू फ्लो, बहाव। यानी कि फ्लक्स का मतलब समझ आया आपको। फ्लक्स एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टू फ्लो, बहाव। ठीक हो गया। तो फिर अब इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है टू फ्लो, फ्लो का मतलब है बहाव। तो फिर इसका क्या मतलब बन गया, चार्ज का बहाव। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे उर्दू में, चार्ज, चार्ज का बहाव। ठीक है। अब चार्ज के बहाव से क्या मुराद है हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते नहीं, मैं कहता हूँ पानी फ्लो कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ वाटर फ्लक्स। हवा फ्लो कर रही है, हवा चल रही है, तो दिस इज कॉल्ड एयर फ्लक्स। तो फ्लक्स एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसकी जगह पे फ्लो भी लिख सकते हैं, वाटर फ्लो, पानी बह रहा है। आप बात समझ रहे हैं। वाटर फ्लो का मतलब है पानी बह रहा है, तो फ्लो की जगह पे फ्लक्स लिख दिया। पानी का बहाव, हवा का बहाव, यानी कि हवा चल रही है, ये भी कह सकते हैं। हवा का बहाव भी कह सकते हैं, एयर फ्लक्स भी कह सकते हैं। लोगों का हजूम है, एकदम से लोगों का हजूम एक जगह से निकला है किसी दरवाजे से, तो हम कहेंगे पीपल फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब है बहाव। तो आपने इसका तो पहले मतलब नोट कर लें जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज का बहाव। चार्ज आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कुदरती। चार्ज के इर्द गिर्द वाली जो जगह है वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। अब बेटा याद रखिएगा, किसी भी चार्ज में से ना, अगर ये चार्ज है, इसमें से हर तरफ में लाइनें निकलती हैं, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, आगे पीछे। हमारी बुक में दिखाया 2D है, लेकिन निकलती 3D में हर तरफ। ठीक हो गया। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी जगह में से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक आपको तब भी समझ आएगा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा हुआ है। तो बेटा आप इसका मतलब नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं। जी बेटा ठीक हो गया, इसका मतलब नोट कर लिया जी आपने। इसकी ना दो डिफाइनें आपकी बुक में दी गई हैं, एक तो फिजिकल डेफिनेशन है और एक क्वांटिटेटिव है। तो पहले हम फिजिकल डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले जाहिर किससे करते हैं, पहले ये भी नोट कर लें। ये एक ग्रीक लेटर होता है बेटा, ग्रीक लेटर, यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। जिस तरह हमारी इंग्लिश में ABC होती है, इस तरह ग्रीक में भी होता है ना, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, पाई, फाई। तो ये जो फाई है ना, ज़ीरो डाल के या O कह लें, O डाल के उसके ऊपर एक लाइन डाल देनी है आपने। दिस इज कॉल्ड फाई। इसके स्पेलिंग होते हैं PHI, फाई। इसको ना हम ये पढ़ेंगे फाई। ठीक है। PH को फे की आवाज देंगे, पाई नहीं पढ़ेंगे, फाई। दिस इज कॉल्ड फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को किसे, जीरो या O डाल के उसके ऊपर लाइन डाल देनी है,
ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का पहला लफ्ज़ क्या है, ई, तो फ्लक्स के नीचे फाई के नीचे छोटा सा ई लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा ये आप नोट कर लें कि इसका सिंबल क्या है, इसको ज़ाहिर किससे करते हैं हम, फाई ई से। एक एक बात मैं डिटेल में बताता जाऊंगा, आपने नोट करते जाना है। पहले मैंने इसका मतलब समझाया है, बाद में इसका सिंबल क्या है, फाई ई। फाई का मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का मतलब ई से ज़ाहिर करेंगे, फाई ई, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चे ठीक हो गया। ग्रीक लेटर है जी, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है, इसको ज़ाहिर जिससे करेंगे वो सिंबल एक ग्रीक लेटर है, ठीक है ना। ग्रीक कहते हैं यूनानी, ठीक है। अब यूनानी इंग्लिश यूनानी ज़बान इतनी ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रही, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके सिंबल यूज़ कर लेते हैं फिजिक्स में। तो फाई ई। तो बेटा हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, नोट कर लें जी। इसको ज़ाहिर करने का, ज़ाहिर किससे करते हैं। अब बेटा मैंने जैसा कि आपको बताया ना, इसकी दो डिफाइनें हैं। सबसे पहली हम डिफाइन लिखते हैं इसकी, ये फिजिकल डेफिनेशन है। ये कौन सी डेफिनेशन है, फिजिकल। तो नोट कर लें जी ज़रा डेफिनेशन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख लें, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन certain area element, the number of field line passing through an certain area element in the direction of perpendicular। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, कुछ किताबों में ये बात मेंशन नहीं है। इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, किसके, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ, आप परेशान ना हो। पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने कहा ना, पहले हमने चार्ज पढ़ा, फिर चार्ज के इर्द गिर्द वाली जगह को पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तरतीब के साथ टॉपिक है ना एक एक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी खास जगह में से कितनी गुजरी, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको कहा, द नंबर हमने गिने हैं, 2 3 4 5। ये फिजिकल डेफिनेशन है जिसको आप व्यू भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी लाइनें पासिंग थ्रू गुजरी हैं, किस में से, अ सर्टन एरिया एलिमेंट, किसी खास जगह में से, किसी खास एरिया में से। अब वो एरिया कैसे है, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। बेटा ये लफ्ज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, कुछ किताबों में ये मेंशन नहीं है, तो आपने ये लिख लेना है। मैं भी आपको समझाऊंगा भी। इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, वो जो एरिया है ना, इन द सर्टन एरिया एलिमेंट, जो एरिया वो परपेंडिकुलर हो, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। मिसाल के तौर पर ये आप डेफिनेशन नोट कर लें, फिर इसको मैं समझाता भी हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक है बच्चे। पॉज करके नोट कर लिया करें। अब ज़रा इस डेफिनेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। जी बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एन सर्टन एरिया एलिमेंट, ज़रा इसका मतलब समझें। मतलब यह है बेटा, इसका ये एक ख़ास एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक ख़ास सर्टन एरिया एलिमेंट है। इधर हम बना लेते हैं, इसको मैं ए का नाम दे लेता हूँ, और इधर भी एक बना लेते हैं, इसको मैं बी का नाम लेता हूँ। हमारी बुक में भी ये एग्जाम्पल मौजूद है। अब ज़रा गौर करें जी, इसमें से एक लाइन गुजरी यूँ करके, ठीक है, इसमें से एक लाइन गुजरी, अब ज़रा गौर से देखें आप बेटा, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं जी, ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, दो अलग अलग एरियाज़ हैं। ये जो पेज पड़ा है ना बेटा, इसको ज़रा समझने का तरीका ये है, ये पेज पड़ा कैसे है। मैं ना क्लिप बोर्ड से आपको इसकी एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये जो पेज है ना, ये पेज ऐसे नहीं पड़ा हुआ। अक्सर बच्चे इसको ना गलत बना देते हैं, क्योंकि हमारे बुक में बोर्ड जो हमारा पेज है या बोर्ड जिस पे आप लिख रहे हैं वो 2D है, लेकिन ये पेज ऐसे नहीं पड़ा हुआ बेटा, ये पेज ऐसे पड़ा हुआ है।
अब इसमें से जो लाइनें गुजर रही है ना वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। आप जरा गौर कर लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, इस सर्टेन एरिया के साथ द नंबर, कितनी लाइनें गुजरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, जो इसमें से गुजरती हैं इस एरिया में से, थ्रू एन सर्टेन एरिया एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। देखना अगर ये ऐसे पड़ा हो फिर तो लाइनें कुछ इधर से गुजर जाए कुछ इधर से, ठीक है ना, कुछ इधर से गुजर जाए कुछ इधर से, लेकिन ये एरिया ऐसे नहीं पड़ा हुआ, आपने गौर से समझना, ये एरिया ऐसे पड़ा है, इधर से लाइनें इसमें से गुजर रही हैं, पास कर रही हैं, तो ठीक हो गया। अब जरा मुझे बताएं इसका फ्लक्स कितना होगा। इधर भी एक लाइन बना लेते हैं, सिर्फ आपने लाइनें नहीं गिननी, वो वाली लाइनें गिननी है जो इस एरिया में से गुजर रही हैं। बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 है, नहीं गलत है बेटा। इस एरिया में से कितनी लाइनें गुजरी, 1 2 3 4, तो मैं क्या कह सकता हूँ, फ्लक्स को किससे जाहिर करते थे, फाई से। मैं क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका जी, ए का, कितना होगा 4। ये पहले का आंसर आ गया। ये इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में, आप नोट कर लें। बस आपने लाइनों की तादाद गिननी है 1 2 3 4, तो इसका फ्लक्स 4 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका ए का, इस एरिया ए का, ठीक है। अब इसी तरह बी का बताएं कितना है, कितनी लाइनें गुजरी, 1 और 2, सिंपल। तो ये बी वाला भी कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसमें से लाइनें यूं पास कर रही हैं परपेंडिकुलर। तो ये कुछ किताबों में परपेंडिकुलर का लफ्ज नहीं लिखा, ये मेंशन जरूर कर लेना है, ठीक है। इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। आगे इसके फार्मूले में वेक्टर एरिया का जिक्र आएगा, वो भी मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल ये जो फिजिकल डेफिनेशन है उसमें वेक्टर एरिया का जिक्र नहीं है, उसमें सरफेस एरिया का जिक्र है। अब वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया में क्या फर्क है ये भी आपको बताते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बी ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से जो लाइनें गुजर रही हैं, तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई ई, ये किसका फ्लक्स होगा, बी का, कितना होगा 2। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका यूनिट भी मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा वो हम इधर साथ मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने मैग्नीट्यूड बताई है। यूनिट अभी मैं आपको बता देता हूँ, परेशान ना हो। फिलहाल इसके मैग्नीट्यूड बताइए है कि अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए तो ये फिजिकल डेफिनेशन आपको समझ आ गई बेटा, आप नोट कर लें, ठीक है। अब आपको कोई भी एरिया दिया जाए, आपने सिर्फ लाइनों की तादाद गिननी और आंसर बता देना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं पड़ी हुई, ऐसे नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये बेटा ऐसे है। क्योंकि अब इस पेज को हम बोर्ड पे ऐसे नहीं ना बना सकते, तो हमारी मजबूरी है कि हमने ऐसे दिखाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐसे पड़ा हुआ हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से गुजर रही हैं, ऐसा नहीं है। हमने वो वाली लाइनें गिननी है जो इसमें से गुजरती हैं। अब जरा डेफिनेशन को दोबारा याद करें जो मैंने लिखवाई थी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी लाइनें पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट, ये सरफेस एरिया है, किसी खास एरिया में से, सर्टेन एरिया एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। ये लाइनें, ये जो लाइन आ रही है ये इस एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। ये देखें ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं परपेंडिकुलर। वो इस लाइनें जो हैं वो इस एरिया के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएं। जो लाइनें ऊपर से, आगे से, पीछे से गुजरेंगी वो नहीं गिननी, जो इसमें से गुजरेंगी वो गिननी है। इसका मैंने कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको बता दिया, तो आप ये नोट कर लें जी। आगे इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बेटा, आप इसको पहले नोट कर लें। फिजिकल डेफिनेशन आप बच्चों को समझ आ गई जी बेटा। अब इसकी दूसरी डिफाइन की तरफ चलते हैं, जरा वो भी समझ लें आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब जरा गौर करें, फ्लक्स को किससे जाहिर करते थे हम, फाई से, तो ओ डाल के उसके ऊपर लाइन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। बेटा इसको आप नोट कर लें इस फार्मूले को, फिर मैं आपको इसका यूनिट सब कुछ बताता हूँ, आप पहले इसको नोट कर लें। इसका मतलब भी समझा देते हैं, पहले आप नोट कर लें। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इस ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इस ई से मुराद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
आपको पता ना इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फ़र्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मतलब है चार्ज के इर्द गिर्द वाली जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पीछे पढ़ रखी है। ये एरिया नहीं है बेटा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। अब एरिया और वेक्टर एरिया में फ़र्क मैं आपको बताता भी हूँ जब मैं इसके केसेस पढ़ाऊंगा। पहले आप नोट कर लें, इसकी डिफाइन भी बेटा नोट कर लें। डेफिनेशन क्या है जी इसकी, ये बेटा आपने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो आप इसकी डिफाइन में लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका जी, स्केलर। ये बेटा मैंने बता दिया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है। द स्केलर, ये आई थिंक इसके स्पेलिंग, बहरहाल स्पेलिंग का इतना मसला नहीं है साइंस में, फिर भी आप नोट कर लें। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जरा बात गौर से समझ लें, अगर आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया तो गलत हो जाएगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया नहीं लिखना, गलत हो जाएगा फिर, एंड वेक्टर एरिया। अक्सर बच्चे ये वाली डेफिनेशन लिखा थे पेपर में, फिर वो कहते हैं हमने सारी सही लिखी है। तो बेटा ये नोट कर लें, मैंने दो लफ्ज़ों को ना अंडरलाइन भी कर देता हूँ, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नोट कर लें जी, शाबाश, ठीक हो गया। डेफिनेशन समझ आ गई। द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे पढ़ा, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर था। द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ रखा है। द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये लफ्ज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया नहीं, वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब इसका मतलब क्या वो भी समझ लेते हैं। पहले आप फार्मूला और इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है बेटा, ठीक हो गया जी, नोट कर लें बच्चे, ठीक हो गया जी। अब इसके एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं वो भी बता देता हूँ, एक एक करके ना सारी चीज़ें हम बताते जाएंगे। तो बेटा आप जरा नोट करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट है तो एमसीक्यूज आता है जी पेपर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, क्यों, ये वेक्टर क्यों नहीं है। इलेक्ट्रिक फाई ई के ऊपर एरो नहीं डाल देना, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ये पेपर में एमसीक्यू आता है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट जी, इसके यूनिट की तरफ आते हैं जी बेटा, इसके ना यूनिट की तरफ आते हैं हम। अब इसका यूनिट देख लें जी, एक एक चीज़ डिटेल से देखते जाएंगे ना, आपको सारी समझ आती जाएगी। फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा भी है, तो बेटा मैं साइड पे लिख भी देता हूँ, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ये हम बात पढ़ चुके हैं, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करती, ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये बात समझाया था। ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट। कुछ बच्चे ये समझते हैं ना, ये गलत है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये वाला लेक्चर नंबर 4 आपने लाजमी सुनना है, ठीक है बेटा। यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको ये सारा लेक्चर मिल जाएगा। तो बहरहाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पूरा टॉपिक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका यूनिट क्या था बताएं जी, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम, NC-1। ये पिछले आर्टिकल में, तो लिखें जी इसकी जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पे NC-1 न्यूटन पर कूलम। और बेटा एरिया का यूनिट क्या होता है, ज़रब। एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ।
मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो फिर इसको कंबाइन करके लिख दें जी, 5E इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मैंने अलग अलग इसलिए बताया, कुछ किताबों में ना इकट्ठा लिखा हुआ है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, पहले उसने प्लस वाली को पहले प्लस वाली को इकट्ठा लिख दिया है और फिर जिसकी पावर माइनस थी उसको इसको अलग करके लिख दिया है। अगर आप ऐसे भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, बहरहाल आपकी किताब में ऐसे लिखा है, लेकिन वो आता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। इसका एक और यूनिट भी है, वो भी मैं आपको बता दूं, पहले आप ये नोट कर लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा ये एमसीक्यूज है, आप इसको नोट कर लें। यूनिट आया कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम कैसे है वो मैंने साइड पे आपको बता दिया। ये पूरा आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, नोट कर लिया जी। अच्छा तो बेटा ज़रा गौर करें, बेटा ज़रा गौर करें, अब इसका दूसरा यूनिट क्या है। इसका ना एक और यूनिट भी है, अक्सर वो पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, बच्चे लिखते नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट थे, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ठीक है, एफ ओवर क्यू नोट, न्यूटन पर कूलम। और एक और यूनिट भी था, वोल्ट पर मीटर। ये आगे एक टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो बाज़ का बच्चे ये तो याद कर लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज ये भी आ जाता है, भूल जाते हैं, वोल्ट पर मीटर। तो बेटा इसकी जगह पे लिखें फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एक और भी है, आपने नोट कर लेना अगर आपकी किताब में नहीं है तो, 5E इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर ज़रब एरिया का यूनिट अभी मैं बता के हटाऊंगा आपको, मीटर स्क्वायर, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब वोल्ट पर मीटर इसका दूसरा यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर, या मीटर मीटर से कैंसल, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और यूनिट क्या बन गया जी, वोल्ट मीटर। बेटा नोट कर लें जी, ये एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ है तो आपने इसको भी लिख लेना है, वोल्ट पर मीटर। अक्सर इंटी टेस्ट में भी आ जाता है तो बोर्ड लेवल पे भी आ जाता है, आपने इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो उसके दो यूनिट मैंने बता दिए, आगे चलते हैं जी, नोट कर लें। जी बेटा ओके हो गया जी, इसकी दो डेफिनेशन है, यूनिट कौन सी क्वांटिटी है। अब आगे चलते हैं, अब एक बड़ी अहम बात आपको मैं बताने वाला हूँ। जी बेटा बहुत अहम बात है, इसको आपने भूलना नहीं है, जब हम अगला लॉन्ग पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात यूज़ होगी बेटा। वो बात अहम कौन सी है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला 5E इज इक्वल टू E डॉट है, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त एप्लीकेबल है, उसी वक्त अप्लाई होगा जब एरिया आपका फ्लैट होगा। ये लिख लें जी, नोट कर लें, जब अगला लॉन्ग पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होगा। फ्लैट का मतलब होता है सीधा। अगर एरिया फ्लैट है, मतलब मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको दिखाया आगे भी, अगर एरिया फ्लैट है, ठीक है ना बेटा, अगर एरिया फ्लैट है, ज़रा गौर करें, या जिस तरह मैंने आपको क्लिप बोर्ड की एग्जांपल भी दी, अगर तो एरिया फ्लैट है तब ये फार्मूला लगेगा E डॉट ए। अगर एरिया इस तरह का कर्वी एरिया है, अगर इस तरह का एरिया है तो सर ये फार्मूला वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके लिए मैं आपको, ज़ाहिर बात फार्मूला भी एक ही पड़ा हुआ है, फिर उसका हल क्या निकलेगा वो भी हम बताएंगे। लाइक ये उसी तरह है बेटा जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था वर्क वाले में, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये हमने बात पढ़ी है ना। ये वर्क का फार्मूला सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, फ्लैट। ये बात हमने पढ़ रखी है, देखें चीज़ों को समझा करें एक एक को। जिस तरह वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, अगर डिस्प्लेसमेंट फ्लैट ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो फिर हम उसको क्या करते थे, आपको याद होगा, हम उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते थे, याद है आपको। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो ये मैंने फर्स्ट ईयर की एग्जांपल देके भी आपको समझा दिया। ये फार्मूला वर्क का कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्लैट होगा, सीधा। अगर डिस्प्लेसमेंट फ्लैट ना हो तो फिर उस पूरे टेढ़े मेढ़े रास्ते को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते थे। बिल्कुल उस तरह, बिल्कुल उसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है ना, E डॉट ए, ये फार्मूला सिर्फ उसी जगह पर अप्लाई होगा जहाँ पे एरिया क्या होगा, फ्लैट, सीधा। अगर एरिया सीधा ना हो, इस तरह कर्वी हो, फिर उसको हम छोटे छोटे से पैचेस में तकसीम करेंगे, ठीक है ना। ये अगले लॉन्ग में इसका कॉन्सेप्ट आएगा, बहरहाल आप ये बात नोट कर लें, ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट जी,
नेक्स्ट बेटा, अब ये फ्लक्स किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा जी बेटा। डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स याद भूल जाता है बच्चों को। अब ज़रा गौर करें, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए है ना, डॉट प्रोडक्ट खत्म करें तो क्या बनता है, ई की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड, डॉट है तो कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फार्मूला भी आपने, ये जाहिर बात है चीज़ तो वही है ना, डॉट को ख़त्म कर दिया, एंगल आ गया कॉस थीटा। अब बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, और दिस इज नंबर 3 ओरिएंटेशन एंगल थीटा के ऊपर। तो मैं इधर 1 2 3 तीन चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैं लिख देता हूँ जी। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है जी, 3 चीज़ों पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बेटा आप ये नोट कर लें, फिर मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जितनी लाइनें ज़्यादा पास करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा गुजरेंगी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो नंबर 1 क्या है, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 2 सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। नंबर 3 थीटा को कहते हैं एंगल या ओरिएंटेशन। आपकी बुक में लफ्ज़ क्या यूज हुआ है जी, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। बच्चे ओरिएंटेशन को कहते हैं हम सिम्मत, ओरिएंटेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्मत। ठीक है, नंबर, ये बेटा पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन, आप नोट कर लें 1 2 3, ये वही है 1 2 3। थीटा का मतलब है, इस ओरिएंटेशन का मतलब ही थीटा है। दिस इज थीटा, दिस इज ए एंड दिस इज ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको याद कैसे करना है शॉर्ट क्वेश्चन को, ये इसकी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक हो गया बेटा, आप ये नोट कर लें। अब इधर एक और बहुत अहम बात है, आपने नोट कर लिया, मैं स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब ज़रा एक बात और गौर करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के बाद एक और बड़ी अहम बात है कि ये जो एंगल थीटा है ना बेटा, ये जब अभी मैं केस पढ़ाऊंगा तो तब भी ये बात यूज़ होगी। ये इसके नीचे आपने ये बात लिख लेनी है, नोट थीटा इज बिटवीन, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, थीटा इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। बेटा ये नोट कर लें, ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ये जो एंगल थीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के दरमियान नहीं है, ये सरफेस एरिया है और ये वेक्टर एरिया है। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखना, अगर वेक्टर एरिया को ख़त्म किया तो फिर एंगल भी तो साथ है ना। ये जो एंगल थीटा ये ई और ए के दरमियान नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के दरमियान नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान है। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लें एमसीक्यूज को, फिर मैं आपको इसका मतलब अब मैं आपको समझाऊंगा कि सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया में क्या फ़र्क है। बेटा अब ना इसके एंड पे चल के 3 एमसीक्यूज हैं और 3 इसके केसेस भी हैं जिसको हम एमसीक्यूज भी कंसीडर करते हैं। 3 एमसीक्यूज हैं जी, फ्लक्स कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा और कब उनके दरमियान होगा। तो वो 3 केसेस पढ़ने से पहले बेटा आपको ना इस वेक्टर एरिया की अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए कि वेक्टर एरिया का क्या मकसद है, सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया में क्या फ़र्क है। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया हम देते हैं, फिर आपको 3 एमसीक्यूज। अब जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ ना वो आपने याद नहीं करने आपने वो 3 केसेस दिए हैं, लेकिन बेटा सिर्फ 2 से 3 मिनट में मैं आपको वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। आप इसको ज़रा समझ लें। अगर तो आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फिर एमडी कैड में बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको उधर वेक्टर एरिया की समझ ही नहीं होती। तो शुरू करते हैं जी, वेक्टर एरिया का जो कॉन्सेप्ट क्या है।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एरिया देंगे जी बच्चे आपको। जी बेटा मैं इधर हेडिंग दे देता हूँ, ये पेपर में नहीं लिखना, सही है, और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एरिया। ठीक है, सिर्फ आपका ना ये जो रट्टा साजी आप करते हैं उसको ख़त्म करना है हमने। अब बेटा वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, वेक्टर इज इक्वल टू दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ज़रब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ज़रब डायरेक्शन। कोई भी चीज़ वेक्टर कब, अगर सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है, अगर वो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है। हालांकि इसकी एक और शर्त भी है, जब आपको फर्स्ट ईयर का वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको और भी मज़े की बातें बताऊंगा कि ना सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करती हो, क्योंकि करंट है, करंट की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन करंट फिर भी स्केलर है। अभी मैं फर्स्ट ईयर में जब वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उधर आपको बताऊंगा अभी। बहरहाल तो कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं ना, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम फर्स्ट ईयर भी शुरू कर रहे हैं। तो बेटा ज़रा वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लें। एरिया को ए से, ये वेक्टर एरिया है, इज इक्वल टू, अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए, मैग्नीट्यूड को किससे ज़ाहिर करेंगे, ए से, ज़रब डायरेक्शन को किससे ज़ाहिर करते थे हम, ए के ऊपर कैप डाल के, यूनिट वेक्टर से। तो बेटा ज़रा गौर कर लें, ये वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट है, ये वेक्टर एरिया है, ये सरफेस एरिया है, लेकिन जब हमने एंगल लेना है थीटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, अब इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर को होगी, जिधर को ये ए कैप होगा। अब इस ए कैप की जगह पे आपकी बुक वाला समटाइम्स एन भी लिख देता है, नॉर्मल एन कैप, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एन भी लिख सकते हैं। कैप का मतलब क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फर्स्ट ईयर वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो करवाने के लिए ना, डायरेक्शन को शो करवाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते थे। अब ये हमेशा जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो उस सरफेस एरिया के आउटवर्ड टू द नॉर्मल होगी। मतलब इसका ज़रा मतलब समझें बच्चे आप, मिसाल के तौर पर ज़रा गौर करें, ये मैंने क्लिप बोर्ड का सहारा लिया आपको समझाने के लिए। ये अब सरफेस एरिया है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है, लेकिन जब मैं वेक्टर एरिया की बात करूंगा ना तो ये पैरेलल है ना, है तो पैरेलल, ये इसकी मैग्नीट्यूड, लंबाई ज़रब चौड़ाई, 3 ज़रब 2 6 मैग्नीट्यूड आ गई। लेकिन अब इसकी एन नॉर्मल, ये जो एन कैप है, इसका मतलब ये है, ये इसकी डायरेक्शन है। बेटा ज़रा गौर कर लें, ये इसकी डायरेक्शन है। अब इसके दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल हम लेंगे। वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट समझ लें, अक्सर बच्चे परेशान होंगे, जब ये चीज़ पैरेलल पड़ी है तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जब ये ऐसे पड़ी है तो इधर को हो जाएगी, या इसको ऐसे भी शो करवा लें, ठीक है ना। तो ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर को लेंगे हम, आउटवर्ड टू द नॉर्मल, ठीक है। तो अब हम इसके केसेस पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी। तो केसेस शुरू करते हैं जी। ये आपको आई होप कि इसकी वेक्टर एरिया की थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर को होगी, जिधर को एन कैप होगा, और एन कैप हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होगा, ठीक है। तो बेटा लास्ट में हम पहुंच चुके हैं इस टॉपिक के, बस इसके 3 केसेस पढ़ने हैं। तो वो केसेस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केस नंबर 1 अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, बुक में हेडिंग क्या दी है जी, बुक में लिखता है जी, व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर। अब बच्चे जरा गौर करें, ये जो बुक में लिखता है ना व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, इस एरिया का मतलब बुक वाला लिखता है सरफेस एरिया। एरिया लिखते हैं, उसके साथ सरफेस का लफ्ज लिख दें, अगर नहीं भी लिखा तो आपने ये समझना सरफेस एरिया ही है, क्योंकि वेक्टर एरिया के साथ वेक्टर का लफ्ज लिखना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर एरिया के साथ लाजमन वेक्टर का लफ्ज लिखा होगा, लेकिन या तो सरफेस एरिया लिखा होगा या सिर्फ एरिया। अगर सिर्फ ही एरिया लिखा है तो आपने समझ जाना ये सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। जब ये चीज़ कैसे पड़ी हो, परपेंडिकुलर, मिसाल के तौर पर आप ज़रा गौर करें, ये चीज़ ऐसे पड़ी है परपेंडिकुलर,
ठीक है, अब ये चीज़ कैसे पड़ी है मैं आपको समझा देता हूँ जी। ये चीज़ बेटा ऐसे पड़ी हुई है, ये जो है ना, ये जो पेज है असल में ये ऐसे पड़ा हुआ है, ज़रा गौर करें। ये क्लिपबोर्ड मैंने लिया आपके सामने, ये पेज ऐसे पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एरिया इज परपेंडिकुलर। अब जब परपेंडिकुलर होगा ये सरफेस एरिया, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई सरफेस एरिया। डायरेक्शन तो हमेशा एन कैप है ना, आउटवर्ड टू आउटवर्ड एन कैप, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी बेटा, दिस इज एन कैप। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पीछे से आएंगी, इसमें से पास आउट करेंगी। अब इसका मतलब है जितनी की जितनी भी इलेक्ट्रिक, मैं इसको ई से ज़ाहिर कर देता हूँ। अब ज़रा गौर करें, ये जो हमने फार्मूला लिखा था फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, लिखा था ना हमने फार्मूला, ठीक है, ई डॉट ए। तो फाई ई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट खत्म किया तो ई ए कॉस थीटा। अब जो बच्चे गलती करते हैं, देखें जरा फिजिकली देखें, पहले फिजिकली देख लें, फिर मैं एंगल से भी समझा देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है ना एरिया, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं बच्चे 90 डिग्री, हालांकि होता तो 90 है लेकिन इधर नहीं, क्योंकि मैंने बताया ये जो एंगल थीटा है ये सरफेस एरिया के दरमियान नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान है बेटा। बात समझ रहे हैं आप? ये जो एंगल थीटा है ये ई एंड वेक्टर एरिया, तो वेक्टर एरिया, अब ये एरिया बन गया परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन ये इस तरफ है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन, अब जितनी लाइनें आएंगी पीछे से, जितनी की जितनी भी लाइनें आएंगी वो इसमें से पास करेंगी। जितनी की जितनी भी, मेरी उंगलियों को आप लाइनें समझ लें, जितनी की जितनी भी लाइनें आएंगी वो इसमें से पास करेंगी। इसका मतलब है कि जब एरिया परपेंडिकुलर है, पहले जरा समझ ले, भी मैं फार्मूला नहीं लगा रहा, जितनी की जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो इसमें से पास करेंगी। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या होगा? फ्लक्स मैक्सिमम होगा। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, ये लाइनें देखें, इस सरफेस एरिया का तो परपेंडिकुलर है ना, तो फ्लक्स मैक्सिमम है। अच्छा, अब एंगल कब कैसे लेना है जरा गौर करें बेटा। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। यहां पर बच्चे परेशान होते हैं सबसे ज्यादा, सर परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 होता है, आप 0 क्यों पुट कर रहे हैं? बेटा जरा गौर करें, अगर 90 पुट करवाता हूं तो कोस 90 क्या होता है? 0, तो फिर तो ये फ्लक्स ही 0 हो गया। जबकि फिजिकली आपको क्या लग रहा है? फ्लक्स मैक्सिमम है। इसका मतलब है जो फिजिकल नजर आ रहा है और जो फार्मूला है, फिर तो वो दोनों कंट्राडिक्ट हैं, आपस में गलत हो जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आप समझ गलत रहे हैं कि जब ये परपेंडिकुलर होगा, बुक वाला इससे एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, इससे सरफेस एरिया की। जब एंगल लेना है तो ये जो लाइनें इसमें से गुजर रही हैं ई और एंगल इस सरफेस, इसकी डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, आप बात समझ रहे हैं, डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब जरा गौर करें आप लोग कि जब ये इसकी डायरेक्शन बाहर को है, अब पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, अब ई और इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन दोनों एक ही सीमत में हो गए, दोनों एक ही सीमत में हो गए ना। तो फिर जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, इस सरफेस एरिया का जो यूनिट वेक्टर है एन कैप, जब दोनों एक ही सीमत में हो जाएंगे तो एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि मैंने वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। जब एंगल 0 होगा, अब समझ आइए आपको कि जो एंगल थीटा ये ई और वेक्टर एरिया, वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, cos 0, तो बेटा cos 0 क्या होता है? 1, तो ई ए cos 0 1 हो गया जी। तो क्या आ जाएगा आपके पास? फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये आ गया जी। बेटा नोट कर लें जी, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ई ए, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। अब जरा आपकी बुक में देखें ना, टेक्स्ट बुक में देखें तो इस ए के साथ, अब ये देखें, ये वाला जो ए है ये सरफेस एरिया है, लेकिन हमने एंगल लिया वेक्टर एरिया के दरमियान, ये वेक्टर एरिया और ये सरफेस एरिया, ए के साथ ना उल्टा टी लिखा हुआ है। आप अगर अपनी बुक में गौर करें ना तो ई ए उल्टा टी, ये जो टी है ना बेटा उल्टा टी, ये जो ऐसा सिंबल है ये परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये जो उल्टा टी है ये परपेंडिकुलर का साइन है बेटा, ठीक है। ये जो उल्टा टी है ये परपेंडिकुलर का साइन है। इसका मतलब है जब एरिया परपेंडिकुलर होगा तो एंगल फिर 0 होगा। कैसे, वो आपको समझा दिए। देखना ये पेज ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ये पेज ऐसे नहीं है, ये पेज ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। इनमें से इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? ये
ये एन कैप है, क्योंकि अगर ये सरफेस ऐसे पैरेलल पड़ा हो तो ऊपर को होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसमें से जितनी भी ये डायरेक्शन आ गई इसकी, ठीक है, इसमें से जितनी भी लाइनें पास करेंगी ये ई और ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो एंगल 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो जब हेडिंग देता है तो सरफेस एरिया की बात करता है, जब एंगल लेता है तो उसके यूनिट वेक्टर के साथ लेता है, वेक्टर एरिया के साथ। तो ये बात आपको समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट चलते हैं जी, थोड़ा सा फर्क है केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में हम हेडिंग क्या लगाएंगे, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल। अब इसका मतलब क्या है, जब एरिया पैरेलल हो तो बेटा जरा इसका डायग्राम पहले समझ लें। इसका मतलब है कि पेज आपका ऐसे पड़ा हुआ है, ये पेज है, इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, ऊपर को, एन कैप, ठीक है ना। अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी कुछ ऊपर में से गुजर जाएंगी, सही है, कुछ नीचे में से, यानी कि मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, ज़रा गौर करें। अब ज़रा गौर करें आप लोग, इधर फर्क आ जाएगा, ठीक है ना, तो इधर भी समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। अब ज़रा देखिए इस पेज का मतलब क्या है बेटा, इस पेज का मतलब है कि आपका एरिया ऐसे है पैरेलल, ये सरफेस एरिया आपका कैसे है, पैरेलल। अब इसकी डायरेक्शन कैसे है, ये एन कैप, ठीक है। अब ये एन कैप होगी इसकी डायरेक्शन के लिए। अब जरा गौर करें, ये एन कैप का आपको मतलब समझ आ गया, सरफेस एरिया एन कैप इसकी डायरेक्शन। अब जरा गौर करें, जब ये एन कैप इसकी डायरेक्शन के लिए है तो इसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी पीछे से, कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी और कुछ नीचे से, इसमें से कोई लाइन पास नहीं करेगी। ये जो लाइनें है ना, ये इसमें से पास नहीं कर रही, इसका मतलब कुछ ऊपर से कर रही है और कुछ नीचे से, मतलब फ्लक्स तो 0 हो गया, फ्लक्स तो 0 हो गया ना फिर। अब इसको फार्मूला से कैसे प्रूव करेंगे, ये इसका सरफेस एरिया, ये इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन, पीछे से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन है तो पैरेलल, लेकिन एन कैप वेक्टर एरिया के लिए, ठीक है ना। तो अब ई और ए एंगल कितना बन रहा है जी, जब इसको क्रॉस कर रही है 90 डिग्री। जब इधर से लाइनें पास करेंगी, ये ई है और ये उस एरिया की डायरेक्शन, एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। आप बात समझ रहे हैं, ये जो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, दिस इज एरिया कैसे पड़ा हुआ है, पैरेलल, ठीक है, और ये है ऐसे, तो कितनी बन गया जी, 90 डिग्री। तो cos 90, cos 90 कितना होता है बेटा, आप कैलकुलेटर पे निकाल के देख लें, cos 90 0, बाकी ई डॉट ए डॉट खत्म किया, cos थीटा, थीटा 90 कैसे है ये समझा दिया है, क्योंकि पैरेलल होता 0 है, लेकिन इधर 0 नहीं, इधर 90 लेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी देख रहे हैं ना साथ। तो 0 से किसी भी चीज़ को ज़रब दें तो आंसर क्या आता है, 0। अब जरा इधर आप गौर करें ना, आप अपनी बुक में, तो इसे ई ए के साथ ना 2 लाइनें डाली हुई हैं, ये वाली टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें ना, ई ए 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों का मतलब है एरिया पैरेलल है। ये जो सिंबल है ना, ये 2 लाइनें, ये पैरेलल का साइन है, ये किसका साइन है बेटा, पैरेलल। इसका मतलब है, ये देखें, ये सरफेस एरिया है, ये वेक्टर एरिया है। एंगल जब लेना तो इसको नहीं देखना, एंगल जब लेना तो इन दोनों को देखना है, असल फार्मूले को, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन ये है, सही है। अगर एरिया पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन ये है। अब ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, सम इंक्लाइंड है, तिरछा है थोड़ा सा, तो डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी एरिया की, ऊपर को कर ले, ये एरिया की डायरेक्शन है थोड़ी सी टेढ़ी। तो हम आखिरी केस पढ़ेंगे जी, केस नंबर 3। तो बेटा उसमें क्या कहता है बुक वाला, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड, व्हेन एरिया इज हेल्ड, इंक्लाइंड का मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा, हेल्ड इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब है बेटा, इंक्लाइंड का मतलब है तिरछा, टेढ़ा, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब है ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, ये इस तरह है, ठीक है ना। तो इसका एरिया भी जाहिर बात, अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसे, पैरेलल है तो ऐसे। अब अगर ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसका एरिया भी कुछ ऐसे होगा ना। अब जरा गौर करें, अब इसकी बुक में ना अक्सर बच्चे डायग्राम सही नहीं बनाते, तो आप बुक से अगर समझ नहीं आती तो परेशान ना हो। अगर वो परपेंडिकुलर
इंक्लाइंड है तो एरिया थोड़ा सा टेढ़ा, ये ए है, ठीक है। अब ये पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है, ये एंगल सम थीटा है। वेक्टर ए के, अब देखे ना पहले था ना परपेंडिकुलर ऐसे, पैरेलल मतलब ऐसे, अब मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे है, ठीक है। एरिया थोड़ा सा टेढ़ा है, इंक्लाइंड का मतलब तिरछा है, टेढ़ा है। तो अब इसका मतलब क्या है, जिस तरह को पहाड़ की चोटी उस तरह ऊपर चढ़ रहे हैं, वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें ई के ऊपर। तो ये हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ए कॉस थीटा एंड दिस इज कॉल्ड ए साइन थीटा। तो हम कौन सा लेंगे, कॉस थीटा या साइन थीटा? क्योंकि ये देखे ना, ये ई और ये एंगल कितना बन रहा है 90, कॉस 90 तो 0 है, इसका मतलब है ए साइन थीटा तो नहीं ले सकते, ए कॉस थीटा ही लेंगे ए के साथ। तो बेटा इसका मतलब है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट खत्म किया, कॉस थीटा, ई ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का मतलब क्या है, ए कॉस थीटा का मतलब है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया, प्रोजेक्शन ऑफ ए। अब इसकी डायग्राम अगर आपको बुक से ना समझ आए तो काइंडली आपने यहां से कर लेनी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए का साया है किसके ऊपर, ऑन ई। तो वो कॉस थीटा वाला ही लेना है जो ई के साथ ये ए की डायरेक्शन में है 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 तो 1 है। अब इसका फिर ये फार्मूला आप सिंपल यूज करेंगे। अब इसका फ्लक्स कितना होगा, ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होगा, बात समझ रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के। वो एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, आया एंगल 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 70, कितना एंगल है, तो फिर एंगल पे डिपेंड करेगा। तो बेटा आप नोट कर लें जी। तो जी बेटा उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। बेटा लेक्चर के हवाले से फीडबैक देते रहा करें, आपकी हौसला अफजाई से ही हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर नंबर 12 जो हम चला रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारी डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है इस फिज़िक्स का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये इल्म दूसरों तक भी पहुंच सके और सबका फ़ायदा हो। इस चैनल को शुरू करने का मकसद यही था ताकि ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको अच्छा लेक्चर नहीं मिल पाते, तो वो भी किसी अच्छी जगह पे पढ़ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे और दुआ भी करेंगे। मेरी दुआएं भी आप सब बच्चों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ जी।